तो कहानी के शुरुआत में स्पाइरल गॉड को दिखाया जाता है जो तो जाओ का ब्लड एब्जॉर्ब करता हुआ उसी से कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझ जैसे भगवान का सामना भी कर पाओगे। उसे क्या पता था कि जाओ के गले में तो स्वान का दिया हुआ ब्लड पॉइजन का शीशा था जो तो उसी के वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके टूट भी रहा था। और इसी चीज को देखता हुआ जाओ कह उठता है कि तुम नाम में गॉड हो सकते हो लेकिन तुम तो देखो अभी तक पहले जैसे ही बेवकूफ हो। और जाओ के ये कह रही तो जो ब्लड पॉइजन का शीशा था वो तो टूट जाता है और जिसके टूटने के साथ साथ ही ब्लड पॉइजन भी तो सीधा जाके स्पाइरल गॉड के अंदर घुस जाता है। और अपने अंदर अजीब से कुछ होता हुआ देखते ही तो स्पाइरल गॉड चिल्लाता हुआ कहता है कि तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया। जिस पे तो जाओ सीधा सीधा कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तुम देखो तुम टियानलोन जैसे इतने पवित्र एक टेम्पल का भगवान होने के बावजूद भी देखो तो अपने आप को कैसे इविल क्रिएचर में तब्दील कर चुके हो और अभी तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ये तो उसी का नतीजा है। जो सुनते तो स्पाइरल गॉड चिल्लाता हुआ कहता है कि बकवास बहुत हो गया, अगर बचना चाहते हो तो झटपट करके मुझे वो डिवाइन ब्लड दे दो वरना मैं तुम्हारे जाओ क्लैन के साथ साथ इस पूरे जीटीएन कॉन्टिनेंट को ही तबाह कर दूंगा। और इसी तबाही वाले काम को करने के लिए स्पाइरल गॉड तो उसी के दाहिने हाथ में जो बच्चा को जो स्पिरिचुअल सैंड का पावर था उसी को दोबारा से जागरूक करता हुआ कहता है कि बच्चे अभी तक वक्त है, अगर बचना चाहते हो तो झटपट करके मुझे वो डिवाइन ब्लड दे दो। और स्पाइरल गॉड के इस कारनामे को देखने के बाद दो जाओ बच्चा इतना समझ जाता है कि जनाब ना यहाँ पे सैंड टोर्नेडो के जगह तो अपना जो सैंड था उसी को क्यूआई पावर के मदद से क्रिस्टल में तब्दील कर रहा है। और पलक झपकते ही तो स्पाइरल गॉड स्पिरिचुअल क्रिस्टल से भरा हुआ एक बड़े से गोले को बनाता हुआ कहता है इतने सालों पहले जब मैं जीटीएन कंटेंट में आया था तब तुम इन्हीं सब कीड़ों मकोड़ों के लिए मुझे रुकाए थे ना, तो तुम देखो कैसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने इन सब कीड़ों मकोड़ों को ना ऊपर वाले के पास पहुंचाता हूँ। जिस पे तो जाओ कह रहे हैं कि जनाब क्या आप मुझे धमका रहे हैं। वैसे भी मुझे तो ऐसा लगा था कि ब्लड पॉइजन से तुम हार जाओगे, मुझे तुमसे लड़ना भी नहीं पड़ेगा। और अभी जाके तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ ना तो सबसे पहले तुम्हारे हाथ में जो ड्रैगन अंगूठी है उसे मुझे लेना पड़ेगा। और ये कह के तो उस रिंग को लेने के लिए जाओ तो झटपट करके अपने मोहन को निकाल के स्पाइरल गॉड के ऊपर हमला कर देता है। और एक ही हमले में तो स्पाइरल गॉड की उंगलियों को काट के जो ड्रैगन अंगूठी था उसे जाओ लेता हुआ कहता है कि तुम्हें शायद ऐसा लगता है कि तुम भगवान हो और तुम्हारे आंखों में हम जैसे मॉडल कीड़े, लेकिन तुम भी ये सुन लो जनाब मेरे आंखों में ना तुम भी किसी कीड़े मकोड़ से कम नहीं। और आज मैं तुम्हें ये भी दिखा दूंगा कि तुम जैसे एक भगवान को मारने के लिए ना मुझ जैसे मॉडल ही काफी है। जो सुनते तो स्पाइरल गॉड झटपट करके कह उठता है कि तुम ये मत भूल जाना कि तुम एक मॉडल हो और मैं स्टेलर गॉड हूँ, तो ये जानने के बावजूद भी क्या तुम मुझे मारने का हिम्मत करोगे। तो जाओ तो कहता है कि तुम स्टेलर गॉड कहलाने के काबिल नहीं हो, तुम्हारा आत्मा तो एक कीड़े से भी बदतर है। और रही बात हिम्मत की तो मेरे अंदर इतना ही हिम्मत है ना कि अगर वो सन गॉड हो या फिर मून गॉड ही हो, अगर कोई मेरे फैमिली के ऊपर आंख उठा के भी देखता है तो मैं उसे मारने के लिए दोबारा नहीं सोचूंगा। और ये कह के तो जनाब स्पाइरल गॉड के ऊपर लगातार हमला करके उसे इतना ही जख्मी कर देता है। स्पाइरल गॉड का इतना पावरफुल जो गॉडली बॉडी था वो भी तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके टूटने लगता है। पर ऐसे हालत में भी तो स्पाइरल गॉड चिल्लाता हुआ कहता है कि मैं तो मरूंगा ही, मरते मरते मैं तुम सबको अपने साथ ही ले जाऊंगा। इसी के साथ जनाब उसका जो सैंडस्टॉर्म था उसी को और भी पावरफुल बनाने के लिए आसपास के जितने सारे सिविलियन और लो लेवल के कल्टिवेटर थे सबको ब्लड एसेंस को दोबारा से झटपट करके ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। और जिस हमले को देखने के बाद ना जाओ तो घबरा जाता है, जो तो अपने हाथ का जो ड्रैगन रिंग था उसी का इस्तेमाल करता हुआ ऑस्पिशियस ड्रैगन को जो इंपीरियल सिटी था उसे इस सैंडस्टॉर्म से बचाने के लिए कह देता है। और जाओ को ये बात सुनते तो वो डिवाइन ऑस्पिशियस ड्रैगन झटपट करके चिली फ्रॉस्ट का इस्तेमाल करता हुआ सैंड टोर्नेडो को रुका लेता है। और इस चिली फ्रॉस्ट के वजह से जो सैंड क्रिस्टल बन चुका था वो भी तो यहाँ पे टूट के बिखर जाता है। और अपना काम खत्म कर लेने के बाद तो बच्चा तो मानो एकदम चुपचाप हो गया था, पर तभी ना अचानक से तो वो गुर्राता हुआ अपने आसपास के जितने सारे ड्रैगन थे सबको बुला लेता है। और जो सब ड्रैगन यहाँ पे आते ही तो पूरे इंपीरियल सिटी के ऊपर जो चिली फ्रॉस्ट का असर फैल चुका था उसे ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करके खात्मा कर देता है। और अपने सामने इस अजूबे को होता हुआ देखने के बाद तो जाओ के पप्पा के साथ साथ जाओ क्लैन के हर एक बंदे यहाँ पे चौंक उठता है। दूसरी ओर तो उसे ऑस्पिशियस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो तो यहाँ पे गुजर रहा था, पर तभी ना अचानक से तो उसके आसपास आइस से बना हुआ एक बड़ा सा पर्ल चला आता है जो कि एक डिवाइन एज पर्ल था। और इसी पर्ल को देखने के बाद तो जाओ को ऐसा लगता है कि मानो ये जो ऑस्पिशियस ड्रैगन है ये तो अभी ब्रेक थ्रू करके एक गॉड बनने वाला है। लेकिन तभी तो जाओ ये देख के चौंक जाता है कि जनाब ऑस्पिशियस ड्रैगन तो ब्रेक थ्रू करके गॉड बनने की जगह उसका जो 1,00,000 साल पुराना सोल एसेंस था उसे तो बाइकी को दे देता है। और जो एसेंस पाते ही तो प्यारी बाइकी मून स्लरिक डिवाइन डिसेंडेंट कॉम्प्लेक्स स्टेज को हासिल कर लेती है। और अपने ड्रैगन के साथ ये होता हुआ देखने के बाद तो जाओ कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है, जो तभी मनी मनी ये सोच रहा था पहले बार जब वो स्पाइरल गॉड के साथ लड़ा था तब ना सिर्फ उसका पावर चला गया था, उसी के साथ साथ तो बाइकी भी कुछ ज्यादा ही जख्मी हो गई। और इस बार तो देखो उसी गॉड को हराने के बाद तो बाइकी प्यारी एकदम ठीक हो चुकी है। लेकिन सोचने के बाद तो ये था कि बाइकी को अपने एसेंस दे देने के बाद वो ऑस्पिशियस ड्रैगन गायब हो गया या फिर गॉड बन के किसी अलग ही रिलम में पहुंच चुका है। पर जो भी हो बाइकी प्यारी तो अभी इतना पावरफुल बन चुकी है कि भविष्य में अगर जाओ का सामना किसी भगवान के साथ हो भी जाता है तो जाओ के लिए उसे हराना उतना मुश्किल भी नहीं होगा। जनाब जाओ तो ये सब कोई ना
कर कर सोच रहा था तब भी तो यहाँ पे शिंजो आके उसे गले से लगा लेती है और इसी के साथ इतनी देर से चलता हुआ जो ड्रैगन मास्टर का सीरीज था वो आखिरकार होता है खत्म। क्या अभी तक खत्म नहीं हुआ? अरे ये सीरीज खत्म होता अभी कैसे, क्योंकि जाते जाते मिस यूसा को तो यहाँ पे कुछ अजीब सा दिख जाती है जो तो जाओ को बुलाते हुए कहते हैं कि थोड़ा सा उधर तो देखिए जनाब। जहाँ पे तो पीछे मुड़ने के बाद जाओ को पता चलता है कि उसके पीछे तो हेवनली गेट आकर खड़ा हो चुका है जो ना एंसेस्टर ड्रैगनलैंड यानी कि लिंचोन में था और जिसके बारे में अच्छे से बताने के लिए यहाँ पे तो फिजी मास्टर भी बाहर आया था जो बाहर आते ही कहता है कि बच्चे जाओ, हेवनली गेट के अंदर एक ऐसा मिस्टीरियस जगह है जिसके अंदर किंग लेवल के ऊपर कोई भी आसानी से जा सकता है और वो जगह इतना ही असाधारण है ना कि जहाँ पे तो टहलते टहलते भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही सकता है। जिसपे तो जाओ पूछ उठते हैं कि फिजी मास्टर आखिरकार इस गेट के अंदर ऐसा क्या भी है जिसके बारे में आप इतना ही तारीफ कर रहे हैं। तो फिजी मास्टर तो कह रहा है कि इसके बारे में जो मुझे पता था वो तो मैं भूल चुका, लेकिन हाँ जैसा कि मैंने कहा ये गेट ना बहुत ही असाधारण है जिसके अंदर ना कोई भी किंग लेवल का कल्टिवेटर आसानी से गॉड बन सकता है। लेकिन हाँ टियालोन टेम्पल का जो पिछला भगवान था वो ना इसी गेट के अंदर मर गया था, तो देख के ये गेट असाधारण होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है। इसीलिए बच्चे जाओ, मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि जा रहे हो तो देख के जाना। वैसे भी यहाँ पे जाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि तुम देख ही रहे हो ग्रेट टियान कॉन्टिनेंट अब कितने सारे हिस्सों में बढ़ चुके हैं और इतने सारे पावरफुल गॉड और उनके सारे सर्वेंट से लड़ने के लिए तुम्हें यहाँ पे पावरफुल भी तो बनना पड़ेगा। जो सुनते जाओ क्या उठते हैं कि अगर ऐसा ही बात है तो चलो इस गेट के अंदर घुस के अपने कल्टिवेशन को और भी बढ़ाया जाए, यानी कि ये जो कहानी है ये आगे बहुत दूर खींचने वाला है। तभी तो यहाँ पे मिसिंग जाओ को याद दिलाती है कि सूरज अभी डूबने वाला है और सूरज के डूबते ही तो जो नाइट क्रिएचर है उनका बाहर आना शुरू हो जाएगा। और जो याद दिलाते ही तो जाओ अपने पापा जी से कहता है कि पापा जी रात हो रहा है और रात होते ही ना बहुत सारे नाइट क्रिएचर बाहर आएंगे और अभी टियान कॉन्टिनेंट का हालत ऐसा बन चुका है कि यहाँ पे रहना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए पूरे जाओ क्लैन को लेके आप भी मेरे साथ ही एंसेस्टर ड्रैगनलैंड में चले चलिए। तो पापा जी तो कहते हैं कि अगर मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ तो ग्रेट टियान कॉन्टिनेंट का हालत पहले जैसा ही हो जाएगा, और अगर हम लोग सच्ची में चले जाते हैं तो इन सिविलियन का क्या होगा जिनके पास तो कल्टिवेशन का कोई पावर भी नहीं है। जिसपे तो जाओ कहता है कि पापा जी अभी के लिए आप हम लोग के साथ चलिए ना, वैसे भी यहाँ पे रहने का फायदा है क्या है, आप मुझे एक बार ना बस उस हेवनली गेट से बाहर निकलने दीजिए, उसके बाद मैं इस टियान्सो शिनजेन गॉड को देख लूंगा। तब भी तो यहाँ पे इम्पीरियल प्रिंस कह उठता है कि जाओ भैया जी ये जो हेवनली ड्रैगन क्लाउड सिटी है ये भी टूटने के कगार में चला गया है, तो अगर आप लोग भी मुझे अपने साथ ही ले जाते तो अच्छा ही होता। जो सुनते तो पप्पा जी हंसता हुआ कहता है कि इसमें शर्माने का क्या बात है, वैसे भी क्लाउड ड्रैगन सिटी के वैसे तो हम लोग इस फाइट को इतना आसानी से जीत पाए हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन एंसेस्ट्रल ड्रैगनलैंड सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो जाओ सुबह सुबह मिस यूसा के पास आता हुआ कहता है कि मिस यूसा बर्बाद करने का वक्त नहीं है, चलिए झटपट करके हम सभी हेवनली गेट की तरफ निकल पड़ते हैं। पर मिस यूसा कुछ कहने की जगह तो जाओ को एक हेवनली होली ड्यू का बोतल दिखाती है जो कि इस बाल वेब के वजह से 1 लाख साल पुराना हेवनली होली ड्यू में तब्दील हो चुका था। और इसी हेवनली होली ड्यू को देखने के बाद ना जाओ तो चौंकता हुआ कहता है क्या ये मेरा है, क्या जाने से पहले इसे तुम मुझे देना चाहती हो। जिस पे तुम मिस यूसा नखरा दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने कब कहा कि मैं इसे तुम्हें देने वाली हूँ, वैसे भी वक्त हो रहा है चलो हम सब निकलते हैं। जो सुनते तो जाओ झटपट करके कहता है कि मिस यूसा मैं तो बस मजाक ही कर रहा था, आपको तो पता ही है कि मैं एक ड्रैगन मास्टर हूँ, तो भला मैं वहाँ पे अकेला जाके क्या ही करूंगा, आपको भी तो मेरे साथ ही जाना पड़ेगा ना। और उसके ऊपर से डिवाइन लोगों से जो सब कुछ ट्रेजर हम सबको मिलेगा वो सब तो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। तो मिस यूसा कह उठती है कि तुम जो कह रहे हो वो उतना बुरा भी नहीं है, पर तुम्हें तो पता है सिस्टर सिंगजुआ ज्यादा सोल बर्निंग टेक्निक इस्तेमाल करने की वजह से 2 बार से कोमा में जा चुकी है, जिसके चलते जितना जल्दी हो सके हम लोगों को जेट टोकन ढूंढना पड़ेगा। जो सुनते जाओ पूछ उठते हैं कि हमारे पास जितना सारा जेट टोकन है उनसे काम नहीं होगा ना। तो मिस यूसा कहते हैं कि इतने से काम नहीं होगा, प्रोफिट पावर इस्तेमाल करने की वजह से सिंगजुआ का सोल कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है। जिसपे जाओ कहता है कि अगर ऐसा ही बात है तो उनसे कहते हैं चलिए हम सब यहाँ से झटपट करके निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो जनाब जाओ अपने तीनों बीबियों के साथ हेवनली गेट की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। और अचानक से तो जाता जाता जाओ रुकता हुआ कहता है थोड़ा सा मुझे ये तो जरा बताओ कि मैं ये गलत देख रहा हूँ या फिर सच्ची मुच्ची वो हेवनली गेट आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग की तरफ ही बढ़ रहा है। जिसपे तो उनसे कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो गेट तो हम लोग की तरफ ही आ रहा है। और ये वाला चमत्कार देखने के बाद तो जाओ जनाब ना सच्ची मुच्ची का चौक जाता है, क्योंकि ये हेवनली गेट था जो कि पता नहीं कितने महीनों से एक ही जगह में खड़ा था। लेकिन तभी ना वो हेवनली गेट तो अचानक से जाओ के सामने आके ना सिर्फ रुकता है, उसी के साथ साथ तो हेवनली गेट के अंदर से कुछ रोशनी जाओ के ऊपर आके भी गिरता है। जो देखने के बाद उनसे पूछ उठते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, पर यहाँ पे कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही तो वो हेवनली गेट अचानक से जाओ को उसके अंदर घुसा लेता है। और ये होता हुआ देखने के बाद मिचिउसा तो पूछ उठते हैं क्या मैं ये सच देख रहा हूँ, क्या सच्ची मुच्ची जाओ मिंगलिंग उसी हेवनली गेट के अंदर घुस गया। जिसपे मिची उनसे कहते हैं कि हाँ तुम सही देख रहे हो। तभी तो बच्चे निनियान पूछ उठते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या इसका मतलब हम सब टियान्जो शिनजेन नहीं जा पाएंगे। तो मिचिउसा कह उठते हैं कि यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है,
वैसे भी हेवनली गेट के अंदर और बाहर टाइम फ्लो अलग चलता है, इसलिए जाओ का फिक्र करने का कोई बात नहीं है। पर ये सुनने के बाद भी तो ह्यूनजी के मन में जाओ के लिए फिक्र हो रहा था। दूसरे बार जाओ को दिखाया था जो तो यहाँ पे खटराटे लेता हुआ सो रहा था और आँख खोलते ही तो जाओ जनाब आसपास देखता हुआ पूछ उठता है कि आखिरकार ये कौन सा जगह है और मैं अभी कहाँ पे हूँ। जहाँ पे तो थोड़ी दूर चलते ही जाओ को छोटा सा ही हो एक विलेज दिख जाता है, जो देखने के बाद जाओ तो मन ही मन सोच उठते हैं क्या ये हेवनली गेट है, क्या सच्ची में मैं हेवनली गेट के अंदर आ चुका हूँ। ये हेवनली गेट सच्ची में बहुत ही अनोखा है, मैंने जो सोचा था ये तो उसका उल्टा है। लेकिन जो भी हो नीचे इंसान दिख रहे हैं, जाके मैं थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ। और इसी के साथ जाओ तो एक दादाजी के पास जाता हुआ पूछते हैं कि सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा जगह है। जिसपे तो दादाजी उल्टा पूछ उठते हैं क्या बच्चे तुम एक इमोर्टल हो। जिसपे तो जनाब शर्माता हुआ कहता है कि वो तो बस एक मॉडल है जो कि मॉडल बनने का कोशिश कर रहा है। और जाओ के मुंह से ये सुनते ही तो वो बुढ़ा कहता है क्या ऐसा बात है तो बच्चे कोशिश करो, हार मत मानो। मैं भी एक वक्त डेमी गॉड हुआ करता था लेकिन ब्रेक थ्रू कर नहीं पाया और अभी तो तुम देख ही रहे हो कि अभी मेरा हालत कैसा ही हो चुका है। और ये सुनते तो जाओ बच्चा चौंक उठता है क्योंकि उसके सामने वाला ये जो ऑर्डिनरी सा दादाजी बैठा हुआ है ये और कोई नहीं एक बहुत ही पावरफुल सीनियर कल्टिवेटर है। जिससे तो जाओ ना जोश में आता हुआ जो स्टाइल में कह रहा है कि दादाजी मुझे इसके बारे में और भी बताइए, मुझे बताइए कि पावरफुल होने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। जिसपे तो दादाजी कहता है कि ये तो मैं तुम्हें बता दूंगा लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये तो बता बच्चे तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल कौन सा है। तो जनाब तो यहाँ पे सीधा सीधा कह देता है कि कल्टिवेशन में तो वो किंग के पिग और डेमी गॉड के बीच में फंसा हुआ है। और ये सुनने के बाद वो बुढ़ा ना कुछ ज्यादा ही सोचता हुआ कहता है क्या आजकल इतने कम कल्टिवेशन में भी हेवनली गेट के अंदर घुसने मिलता है। ज्यादा कल्टिवेशन लेवल होने का क्या ही फायदा, हेवनली सेपरेशन के वजह से सबका कल्टिवेशन लेवल तो यहाँ पे एक ही रहता है। और बूढ़ा होगा ये सब कुछ बड़बड़ सुनने के बाद जाओ तो खुशी का मारा पूछ उठते हैं क्या सच्ची में यहाँ पे आने वाले हर एक बंदे का कल्टिवेशन लेवल एक ही रहता है। और अगर ऐसा ही है तो ये तो हम जैसे नए कल्टिवेटर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो बूढ़ा कहता है कि हाँ ये सच्ची बात है, हेवनली सेपरेशन की वजह से हर किसी का फिजिकल पावर यहाँ पे सेपरेट रहता है। लेकिन हाँ अगर तुम अपने स्पिरिट पावर यानी कि कल्टिवेशन को बरकरार रखना चाहते हो, बाहर जैसा रखना चाहते हो, तो तुम्हें यहाँ पे कुछ खास चावल की जरूरत पड़ेगा जो कि मेरे पास है और जो मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ। मुफ्त में कुछ चीज मिले और जनाब यहाँ पे उसे ना ले, ऐसा क्या हो सकता है। जो सुनते तो पूछ उठते हैं क्या सच्ची में आप मुझे ये फ्री में देंगे। जिसपे तो बुढ़ा कह रहा है कि बच्चे फ्री में तो मैं अपने बेटे को भी कुछ ना दूं, तो अगर तुम इस चावल को चाहते हो तो जाओ जाके हमारे विलेज के पीछे एक हाफ करप्टेड इविल गॉड है उसका खात्मा कर दो, तो ना मैं तुम्हें और भी ज्यादा चावल दूंगा। इसके लिए तो जाओ बच्चा मान जाता है। पर तभी ना वो दादाजी तो दोबारा से कह उठता है वो इविल गॉड ना सिर्फ रात को आता है, इसीलिए वहाँ पे जाने से पहले मेरे पास आके कुछ खा पी लेना, क्योंकि कुछ ना खाने से ना तुम्हारा ये जो बॉडी है ये धूल में मिल जाएगा। और इसी के साथ आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो हेवनली गेट के अंदर दोपहर ढल के सांझ हो चुका था। और ये देखने के बाद तो जनाब जाओ भी समझ जाता है कि हेवनली गेट के अंदर और बाहर ना टाइम कुछ अलग की स्पीड से बहता है। और ये सब कुछ सोचता हुआ जाओ तो उसी इविल गॉड के तलाश में एक ऑल्टर के पास आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद दो आसपास इतना सारा खून देखने के बाद जाओ मनी मन सोच मुझे तो लगा था कि इस गाँव में सिर्फ चावल ही उगाया जाता है, लेकिन ये सब कुछ क्या है, क्या यहाँ पे। पर जाओ यहाँ पे कुछ और सोच पाता उससे पहले तो वो हाफ करप्टेड इविल गॉड यहाँ पे आता हुआ कह रहा है कि बच्चे तुम कौन हो। जिसपे तो जाओ झटपट करके उसी इविल गॉड को ग्रीट करता हुआ कह रहा है कि मेरा नाम जाओ मिंगलिंग है और मैं यहाँ पे आप ही के साथ मुलाकात करने के लिए आया हूँ। पर तभी तो इविल गॉड कह उठते हैं कि वो गाँव वाले जिस इविल गॉड के बारे में बात कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, लेकिन क्या वो गाँव वाले तुम्हें मुझे यहाँ पे मारने के लिए भेजा है। तो जाओ तो यहाँ पे शर्माता हुआ कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही बात है। ये सुनते ना वो इविल गॉड ना जाओ के कुछ ज्यादा ही करीब आता हुआ कह रहा है कि तुम हेवनली गेट तक तो आ चुके हो, लेकिन तुम ये मत भूलना कि मैं हाफ करप्टेड हो सकता हूँ, लेकिन मैं अभी तक एक गॉड हूँ और मेरे पास अभी तक गॉड का पावर है। और ये सब कुछ देखने के बाद ना जाओ बच्चा तो मन ही मन सोच उठते हैं कि आखिरकार ये कौन सा घटिया गेम है जिस गेम के अंदर नॉविस विलेज में आते ही पहले मिशन में मुझे गॉड मारने मिला है। पर तभी ना जाओ तो जैसे तैसे अपने आप को संभालता हुआ उसी बिल गॉड से पूछ उठते हैं कि क्या ऐसा है कि कभी कभार भूख लगते तुम एक आधे विलेज को ऐसे ही निकल जाते हो। जो सुनते तो बिल गॉड क्या उठते हैं कि बच्चे आखिर तुम इस सवाल को क्यों पूछ रहे हो। जाओ कह रहा है कि जितना दूर मुझे पता है कि ये बुजुर्ग गाँव वाले ना सिर्फ चावल ही उगाते हैं और यहाँ तक आते हुए मुझे कोई जंगली जानवर या फिर पालतू भी नहीं दिखा। और अभी ये मत कह देना कि तुम्हारे ऑल्टर में इतना सारा ये जो खून लगा हुआ है ये खून नहीं ये पेंट है जो कि तुम यहाँ पे लोगों को डराने के लिए लगा रखा हो। जो सुनते तो वो इविल गॉड हंसता हुआ कहता है कि बोलना पड़ेगा बच्चे तुम्हारा टैलेंट ना बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ। वरना यहाँ पे आके आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा है। और हाँ जाने से पहले मैं उन बेकार से गाँव वालों के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जिसपे तो जाओ खुद ही कह उठते हैं कि वो बुजुर्ग गाँव वाले देखने में तो फार्मर जैसे ही है, लेकिन उन सब के पीछे का राज तो कुछ अलग ही है। और ये सुनने के बाद ना वो इविल गॉड तो जोर जोर से हंसता हुआ कह रहा है कि बच्चे तुम एकदम सही
ही सोच रहे हो। वो सब बुजुर्ग गाँव वाले ना मुझसे भी ज्यादा घिनौने हैं। सबको तो पहले आते ही ऐसा लगता है कि ये सब गाँव वाले ना कितने ही अच्छे हैं। तो चलो ना इन सब का मदद करने के लिए मैं उस इविल गॉड को मार डालता हूँ। पर उन बेचारों को क्या ही पता है कि यहाँ पे आते ही मैं उन सबको खा लेता हूँ ताकि मेरा ये जो कर्ज है ये टूट सके। और इसी के साथ उन्हें खाने के बाद मेरा ये जो डिवाइन बॉडी है इसे मेंटेन करने का पावर भी मिल जाता है। और ये सुनने के बाद ना जाओ तो चौंकता हुआ सोचता है कि सच्ची में ये कोई नॉबिस मिशन नहीं है। वैसे भी एक गॉड जिस मिशन के अंदर हो वो कैसे ही कोई नॉबिस मिशन हो सकता है। और इसी के साथ तो जाओ उस इविल गॉड से पूछ उठते हैं कि आखिरकार वो सब गाँव वाले कहाँ से आए और वो कौन सी किस्म का मॉन्स्टर है। तो इविल गॉड तो कहता है कि वो सब गाँव वाले तो तुम्हारे जैसे गॉड कैंडिडेट है जो सबकी अपने ब्लेसिंग खो के एक कार्ड जैसा कुछ बना के बैठ चुके हैं। और जो सब ना नए आए हुए बंदे को मेरे हाथों मार के जो ब्लेसिंग है उसे दोबारा पा के गॉड बनना चाहते हैं। और ये सुनते ही तो जाओ क्या उठता है कि मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा था कि ये गाँव वाले ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इन सब कुछ के बारे में तुम आखिर मुझे क्यों बता रहे हो। जिस पे तो इविल गॉड हंसता हुआ कहता है कि ये तो एकदम आसान ही है। मैं तुम्हें ये सब कुछ बता रहा हूँ ताकि तुम मेरा मदद कर सको। जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि ये गाँव वाले और कुछ नहीं तुम्हारे जैसे डिवाइन कैंडिडेट है। लेकिन इनमें से भी ना एक आधे बंदा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और इन सब का खात्मा करना उतना आसान भी नहीं है। इसलिए अगर इस काम में तुम मेरा मदद करते हो तो जो चावल हमको मिलेगा वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। और इविल गॉड का ये बात सुनने के बाद जाओ तो मैंने मन सोचता है कि आखिर मैं कहाँ ही आके फंस चुका हूँ। ये नॉबेस मिशन ना सच्ची में कोई आम सा नॉबेस मिशन तो नहीं है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि मैं अभी करूँ तो करूँ क्या। गाँव वालों का बात मानते हुए इस इविल गॉड को मार डालूं या फिर इस इविल गॉड के साथ मिलके गाँव वालों का ही खात्मा कर दूं। पर जो भी हो इन दोनों में से भी कोई भी काम मेरे लिए आसान नहीं होगा। दूसरी ओर तो जाओ को इतना सोचता हुआ देख के वो इविल गॉड क्या उठता है कि क्या हुआ बचुआ इतना कहाँ सोच रहे हो। वो सब गाँव वाले तुमसे इतने अच्छे से पेश आ रहे क्योंकि मेरे जैसे तुमसे लड़ना भी उन सब के बस का बात नहीं है। और इसीलिए तो उन सब ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया ताकि हम दोनों यहाँ पे लड़के जख्मी हो जाए और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो सब आके हम दोनों का एक खात्मा कर दे। जिसपे तो जाओ कहता है कि अगर ऐसा ही बात है तो मैं उन सबको कामयाब तो नहीं होने दे सकता। लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं एक रिचेस्ट कल्टिवेटर हूँ इसीलिए इन गाँव वालों को तो जाके ऐसे ही मैं मान नहीं सकता। और इसीलिए मैं सोच रहा था कि जाके उन गाँव वालों से मैं पूछूं कि तुम्हारे इस कार्ड को कैसे तोड़ा जाए और एक बार ये कार्ड टूट जाए उसके बाद तुम गाँव वालों से जाके दोस्ती करो या फिर उन्हें मारो। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो इविल गॉड तो थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है कि तुम एक रिचेस्ट कल्टिवेटर लेकिन जितना दूर मुझे पता है तुम तो एक शॉर्ट मास्टर हो और आज तक मैंने एक भी रिचेस्ट शॉर्ट मास्टर तो नहीं देखा। बच्चे क्या तुम मुझे यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। जिसपे जाओ क्या उठता है कि तुम गलत कह रहे हो क्योंकि हर एक शॉर्ट मास्टर का ये अहम काम है डेविल का खात्मा करके आम इंसानों का रक्षा करना। और कल्टिवेशन करने का रास्ता जैसा भी हो कल्टिवेशन करने का इरादा एक ही होना चाहिए और वो है लोगों का मदद करना। जो सुनते तो इविल गॉड कहता है कि ठीक है तुम्हारा जो मर्जी वही करो। अगर इसमें तुम कामयाब होते हो तो ना सिर्फ मैं इन गाँव वालों को बख्श दूंगा उसी के साथ साथ ना मैं तुम्हें सिविल गेट के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो जाओ जनाब गाँव की तरफ लौटता हुआ देखता है कि ना सिर्फ उसका कल्टिवेशन बेस नीचे घट चुका है उसी के साथ साथ तो उसका स्पिरिट पावर उसके बॉडी को छोड़ के बाहर की तरफ भाग रहा है। और अपने साथ ये होता हुआ देखने के बाद ना जाओ तो चौंक गया था। पर तब भी तो यहाँ पे एंट्री होता है फिशी मास्टर का जो तो आते ही कहता है कि अरे जाओ बच्चे इतना डर क्यों रहे हो। वैसे भी ये सब कुछ तो डिवाइन गेट का असर है जिसके अंदर ना सिर्फ हर किसी के कल्टिवेशन लेवल को सप्रेस रखा जाता है उसी के साथ साथ तो जब तक ना तुम एक आम इंसान यानी कि मॉर्टल बन जाते हो तब तक तुम्हारे फिजिकल बॉडी से स्पिरिट पावर समय के साथ साथ बाहर निकलते रहेगा। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद जब तुम इस गेट के बाहर निकलोगे तब तुम ना एक आम इंसान ही बन के रह जाओगे और जिसका असर ना तुम्हारे ड्रैगन के ऊपर भी होगा। और ये पता चलते तो जाओ डरता हुआ कहता है कि अरे फिशी मास्टर इसके बारे में आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तो फिशी मास्टर तो कहता है कि अरे बच्चे मैंने तुमसे कहा ना इतना डरो मत क्योंकि डिवाइन गेट के अंदर अगर तुम्हारा कल्टिवेशन थोड़ा सा भी बढ़ता है तो बाहर ना इसका बहुत ज्यादा असर होगा। और तब बाहर निकलने के बाद तुम्हारे स्पिरिट पावर भी तुम्हारे फिजिकल बॉडी के साथ ही बाहर जाएगा और तब तुम गॉड बनो या ना बनो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद जाओ को आखिरकार पता चल जाता है कि ये सब कुछ जो गाँव वाले है ना सभी अपने स्पिरिट पावर खो गए नॉर्मल इंसान बन चुके हैं। तभी ना जाओ तो फिशी मास्टर को गाँव वाले का जो स्पिरिट राइस यानी कि चावल है उसी के बारे में बताता है। जिसपे फिशी मास्टर कहता है कि बच्चा ये चावल तो अच्छा है लेकिन इससे तुम्हारा कल्टिवेशन तो नहीं बढ़ेगा। इससे अच्छा तो बच्चे तुम झटपट करके जाके उस इविल गॉड को मार दो उसका जो कोर है उससे ना तुम्हारा कल्टिवेशन जरूर बढ़ेगा। तो जाओ तो फिशी मास्टर से कहता है कि चलिए पहले ना गाँव में चल के थोड़ा सा तहकीकात कर लेते हैं उसके बाद जाएंगे ना उस इविल गॉड को मारने। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन सुबह उसी बुढ़ाऊ को दिखाया जाता है जो तो जाओ को गाँव में वापस आता हुआ देख के कहता है कि बच्चे तुम ये क्या कह रहे हो कि तुमने उस इविल गॉड का खात्मा नहीं किया। तुम्हें पता है ना जो यहाँ पे बच्चा कुछ राइस था वो हम लोगों ने तुम्हें दे दिया और अभी तो थोड़ा सा ही बचा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस इविल गॉड को मारना तो नामुमकिन
नामुमकिन बन जाएगा। जिस पर तो जाओ उल्टा पूछ उठता है कि आपको इसके बारे में अच्छे से पता था कि जाते जाते मेरा कल्टिवेशन लेवल घट जाएगा, लेकिन फिर भी आपने इसके बारे में मुझे बताया नहीं था। तो बुरा तो कहता है कि मुझे लगा था कि ये जानकर तुम डर जाओगे, इसलिए तो बच्चे मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया था। दूसरी ओर बच्चे, अगर तुम उस इविल गॉड को मारने में कामयाब हो जाता ना तो उसके कोर से ना सिर्फ तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल वापस आ जाता, उसी के साथ साथ ना वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता। पर जाओ तो क्या होता है कि मुलाकात हुआ था मेरा उस इविल गॉड के साथ, लेकिन आपने जैसा कहा था ना उस इविल गॉड का कल्टिवेशन लेवल तो उससे भी ज्यादा है। इसलिए अगर आप कुछ और ज्यादा चावल दे के मेरे इस कल्टिवेशन लेवल को ठीक कर सकते हैं तो मैं उस सिविल गॉड को मारने में आपका मदद कर दूंगा। जिस पे तो बूढ़ा कहता है कि बच्चे थोड़ा सा तो रहम करो, हम लोगों के पास खुद के खाने के लिए नहीं है तो इतना भी हम लोग तुम्हें कहाँ से देंगे। तो जाओ तो पीछे मुड़ता हुआ कहता है कि ठीक है, अगर आप मुझे ये नहीं दे सकते तो मुझे ये सब कुछ कहीं से ढूंढ लेना पड़ेगा, तो तब तक आप ही निपट लेना अपना ये जो हाफ करप्टेड इविल गॉड है उसके साथ। और हाँ, तक था इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप सबको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा ना तो लाइक कमेंट और हाँ दबा के सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही होना।